हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। सीटेट का आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग। आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। कोहलबर्ग का यह सिद्धांत कई काल्पनिक कहानियों से प्रेरित है, जिसकी हिंज वाली कहानी सबसे अधिक लोकप्रिय है। हिंज वाली कहानी लॉरेंस ने 10 से 16 वर्ष के कुछ बच्चों को सुनाई तथा कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे और बालकों द्वारा दिए गए उत्तर से ही सिद्धांत के 3 स्तर तथा प्रत्येक स्तर में 2 चरण अर्थात 3 स्तर में 6 चरणों की रचना हुई। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने चरण हैं? कुल 6 चरण हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर में कितने चरण हैं? एक स्तर पर 2 चरण हैं। अब थोड़ा सा जरा मोटा मोटा हिंज वाली कहानी को समझ लेते हैं। इसमें क्या आता है, 2 लोग होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, और उसमें जो है वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है, हिंज हस्बैंड है और इस कहानी का मुख्य किरदार भी है। तो हिंज के पास जो है तो उन्हें पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी वाइफ के लिए दवाई ला सके खरीद के। तो वो क्या करता है, एक मेडिकल स्टोर का जो है ताला तोड़कर उसके अंदर चला जाता है। तो इसी पर आधारित जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों से क्वेश्चन पूछे कि हिंज को दवा चुरानी चाहिए या नहीं चुरानी चाहिए, और चुरानी चाहिए तो क्यों चुरानी चाहिए। और बच्चों के उत्तर से ही इन्होंने इस सिद्धांत के 3 स्तर की रचना करी, जिसमें 6 चरण है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा इस सिद्धांत का प्रमुख बिंदु। लॉरेंस के अनुसार उनके अंतिम चरण यानी 6वें चरण में पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसमें केवल दुनिया के लगभग 4% लोग ही पहुंच पाते हैं, जैसे गांधी जी, या फिर कह सकते हैं मार्टिन लूथर, किंग या अब्राहम लिंकन। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझने के लिए ना इस उससे पहले जो है हमें इनके 3 शब्दों को जानना होगा, है ना। जैसे नैतिक दुविधा। ये नैतिक दुविधा होती क्या है? नैतिक दुविधा का मतलब हो गया कि नैतिक विकल्प, ध्यान रखना, नैतिक विकल्प, अच्छा विकल्प, ए और बी, दो किसी मनुष्य के दिमाग में 2 विकल्प हैं, ए और बी, ठीक है ना। इसमें जो एक का चयन करने के लिए होने वाली असमंजस की स्थिति को जो है नैतिक दुविधा कहते हैं। मैं लिख देता हूं एक बार इसकी जो है डेफिनेशन। नैतिक विकल्प, ध्यान रखना, नैतिक विकल्प, अनैतिक विकल्प नहीं, नैतिक विकल्प, ए और बी में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली असमंजस की स्थिति क्या कहलाती है? नैतिक तर्कना कहलाती है। नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे हिंज के दिमाग में जो है 2 तरह के ऑप्शन थे, विकल्प थे कि चोरी करूं या ना करूं। दवाई के लिए चोरी करूं या ना करूं, उन दोनों में से एक को चुनने के लिए जो असमंजस की स्थिति हो रही थी उसको बोलते हैं नैतिक दुविधा। अगला है नैतिक तर्कना। विकास सीधी रेखा में नहीं होता बल्कि है नैतिक तर्कना का परिणाम होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है। विकास सीधी रेखा में नहीं होता बल्कि नैतिक तर्कना का परिणाम है। लेकिन नैतिक तर्कना होती क्या है? तो नैतिक विकल्प, ऊपर वाले जैसे ये विकल्प है, इनमें से चुनने के लिए, वही परिभाषा है, मैं लिख देता हूं इसकी भी। नैतिक विकल्प ए व बी, दो विकल्पों में से एक को चुनने के लिए
ए व बी में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। नैतिक तर्कना कहते हैं। विकल्प ए और बी में से किसी एक का चयन करने के लिए जो तर्क करते हैं, जो हम तर्क करते हैं विकल्प के लिए चुनने के लिए, दो विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने के लिए कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, इस चिंतन को तर्क करना, अपनी बुद्धि से सोचना, ठीक है ना, तर्क करना कि क्या सही है क्या गलत है, इसका परिणाम क्या होगा, वो सब जो होता है तर्क में आ जाता है। उस तार्किक चिंतन की प्रक्रिया को हम नैतिक तर्कना कहते हैं। अगला है नैतिक व्यवहार। नैतिक तर्कना के बाद दोनों विकल्प में से जब एक विकल्प का हमने चयन कर लिया नैतिक तर्कना के बाद, तो चयनित विकल्प को वास्तविकता व्यवहार में उतारना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। इसकी भी डेफिनेशन में लिख देता हूं। नैतिक तर्कना के बाद चयनित यानी चुना हुआ विकल्प, चयनित विकल्प को वास्तविकता में व्यवहार में उतारना नैतिक व्यवहार कहलाएगा। अब इसमें देखो नैतिक दुविधा, जब हिंज जो है मेडिकल स्टोर में गया तो उसके दिमाग में असमंजस की स्थिति हुई कि मैं चोरी करूं या ना करूं। यह असमंजस की स्थिति जो थी नैतिक दुविधा कहलाई। इसके बाद जो है जब उसमें दो विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए उसने तर्क करा। तर्क क्या करा, उसने देखा कि अगर मैंने दवाई नहीं चुराई तो मेरी वाइफ मर जाएगी, तो मुझे दवाई चुरा लेनी चाहिए। यह हुआ उसका तार्किक चिंतन। इस प्रक्रिया को कहते हैं नैतिक तर्कना, ठीक है ना। तार्किक चिंतन को कहते हैं नैतिक तर्कना। किसी चीज के बारे में चिंतन करना, तर्क करना, उसके परिणामों का अच्छा बुरा सोचना उसके बारे में, उसको बोलेंगे नैतिक तर्कना। अगला है नैतिक व्यवहार। जब हिंज ने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे दवाई चुरानी है क्योंकि उससे जो है उसकी वाइफ की जान बच जाएगी, उसने विकल्प को चुन लिया, उन्होंने दो विकल्प में से एक को चुन लिया, उसको उसने अपने व्यवहार में यानी उसने वास्तविकता में उतार लिया क्योंकि उसने उसके बाद चोरी कर ली। इसको बोलेंगे नैतिक व्यवहार। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण व 3 स्तर। तो चलो अब इनके बारे में समझते हैं। प्रथम अवस्था या फिर कह सकते हैं दोस्तों इसको प्रथम स्तर। प्रथम स्तर, तो इस स्तर को क्या बोलते हैं? पूर्व रूढ़िवादी या फिर पूर्व परंपरावादी या फिर पूर्व नैतिकता का स्तर। इस स्तर के कई नाम है, ठीक है ना। पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व परंपरावादी, पूर्व नैतिकता का स्तर। इसमें क्या है, बच्चों की जो आयु होती है इस स्तर पर कितनी होती है? 3 से 10 वर्ष। इस स्तर पर बच्चों की उम्र होती है 3 से 10 वर्ष। इस अवस्था को या इस स्तर को 2 चरणों में बांटा गया है। मैंने बताया था ना, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो है 3 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर को 2 चरणों में बांटा गया है। तो पहला है स्वार्थ व अनुशासन या फिर दंड एवं आज्ञा पालन चरण। कुछ भी गलत सही नहीं है, सिर्फ वह काम नहीं करना जिसके लिए दंड मिलने की संभावना हो। तो जब हिंज ने कह रहा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों से प्रश्न पूछे कि भाई हिंज को चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने जो है 2 उत्तर दिए। कुछ बच्चों ने कहा कर लेनी चाहिए, कुछ ने कहा नहीं कर लेनी चाहिए। अब इसी आधार पर उनके जो है सभी स्तर की जो है शुरुआत हुई। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ बच्चों का मानना था कुछ भी गलत सही नहीं है,
कुछ भी गलत सही नहीं है, सिर्फ वह काम नहीं करना जिसके लिए दंड मिलता हो, ठीक है ना, जिसके लिए दंड मिलता हो वो काम नहीं करना। बाकी कुछ भी गलत सही नहीं है, आपको सब काम कर सकते हो, सब काम कर लेना चाहिए, यानी हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। कुछ ने कहा हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह पकड़ा गया तो पुलिस से उसे पीटेगी, ठीक है। इसको बोलेंगे दंड एवं आज्ञा पालन चरण। कुछ भी सही गलत नहीं है, सिर्फ वही काम नहीं करना जिसके लिए दंड मिलने की संभावना हो। जैसे जैसे हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वह पकड़ा गया तो पुलिस उसे पीटेगी। बच्चे मानते थे कि अगर दंड नहीं मिलता हो तो कुछ भी सही गलत नहीं है, काम हमको चोरी कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर हमें पता है कि चोरी के लिए हमें दंड मिलेगा तो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वह पकड़ा गया तो पुलिस उसे पीटेगी। तो अगला चरण है इनका साधनात्मक सापेक्षता या यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। अगर कुछ गलत भी हो तो भी उसे कर दो अगर अपना फायदा हो। कुछ बच्चों ने कहा हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ने कहा हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी पत्नी की जान भी बच जाएगी और उसको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, इससे उसका दोनों तरफ से फायदा है ना, क्योंकि उसको चोरी करने से दवा मिल जाएगी, दवा मिल जाएगी और पैसे भी नहीं देने होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस स्तर में ध्यान रखना बालकों में नैतिकता का अभाव होता है। देखिए नैतिकता का तो अभाव होगा ही, नैतिकता का अभाव क्यों होगा, अभी मैंने बताया था पीछे, जो इसका पहला चरण है और पहला स्तर है और पहला ही चरण है स्वार्थ व अनुशासन, दंड एवं आज्ञा पालन। इसमें कुछ भी गलत सही नहीं है, बच्चों को नैतिकता के बारे में नहीं पता, उनको नैतिकता का इतना अभाव है कि वे सही गलत की पहचान नहीं कर सकते, लेकिन वे फिर भी ये कह रहे हैं कि कुछ भी गलत सही नहीं है, सिर्फ वह काम नहीं करना जिसके लिए दंड मिले, बाकी सब काम कर दो, ठीक है। तो इसलिए उसमें जो है इस उम्र के बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है, ठीक है। नैतिकता दंड पर निर्भर करती है, अगर किसी काम को करने से दंड मिलेगा तो उस काम को नहीं करना, ठीक है ना, इसलिए नैतिकता दंड पर निर्भर करती है। ये कौन सा स्तर है, लारेंस कोहलबर्ग का पहला स्तर है, ठीक है। तथा इस स्तर पर बालक की नैतिकता 70 पर होती है। किस स्तर पर, प्रथम स्तर पर। अगर आपको सीटेट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8077088259 पर संपर्क करें या फिर मैसेज करें। दूसरी अवस्था या फिर दूसरा स्तर रूढ़िवादी नैतिक परंपरावादी नैतिकता का स्तर। इस स्तर का क्या नाम है, रूढ़िवादी। वो था पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व नैतिकवादी, पूर्व परंपरावादी नैतिकता का स्तर जो प्रथम स्तर था। लेकिन ये कौन सा स्तर है, ये रूढ़िवादी नैतिक परंपरावादी नैतिकता का स्तर है। इसमें बच्चों की उम्र होती है 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था को भी 2 चरणों में बांटा गया है, जिसकी पहला चरण है जिसका अच्छा लड़का या लड़की अंतर्वैयक्तिक संबंध अवस्था, ठीक है। इसमें बच्चा अनुकरण करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है या दूसरे की नकल करके दूसरे की नकल करके सीखता है इस अवस्था में। तो इसको आप समझेंगे, किसी कार्यों को करने से निजी तौर पर कोई फायदा नहीं है तो भी उसे कर देना चाहिए अगर वह उस कार्य को करने से लोगों की निगाह में हमारी छवि अच्छी बनती है। पहले स्तर पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों से प्रश्न पूछे थे उनकी उम्र थी 10 से 13, लेकिन अब जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो प्रश्न पूछे वो उन बच्चों से पूछे जिनकी उम्र थी 10 से 13 वर्ष।
और प्रथम स्तर पर जो प्रश्न पूछे थे उन बच्चों की उम्र थी 3 से 10 वर्ष। तो देखो अब इनकी सोच में कितना अंतर था। उनमें नैतिकता का अभाव था, उनकी जो नैतिकता थी दंड पर निर्भर थी। अगर कुछ भी उनकी नज़रों में कुछ भी सही गलत नहीं है, अगर किसी काम को करने के लिए दंड मिलता हो तो बस वो काम मत करो, बाकी सब कर दो। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो बच्चों ने लॉरेंस कोहलबर्ग के जो प्रश्नों के उत्तर दिए उसके आधार पर इस चरण की जो है स्थापना करी उन्होंने। इसमें जो है बच्चों ने उत्तर दिया कि किसी भी कार्य को करने से अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो भी उसे कर दो, अगर उस कार्य को करने से लोगों की निगाह में हमारी छवि अच्छी बनती है। ठीक है, हमारा कोई फायदा नहीं है लेकिन हमारी छवि जो है लोगों की नजरों में अच्छी बन रही है तो हमें उस कार्य को कर देना चाहिए। जैसे जो बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर दिए उसमें था, हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि दवा चोरी करने से वो अपनी पत्नी की निगाह में अच्छा पति बन सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा 10 से 13 वर्ष की उम्र के बच्चों ने कहा हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी क्योंकि उससे वो अपनी पत्नी की नज़रों में हीरो बन जाएगा या अच्छा बन जाएगा। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? दूसरा स्तर है अच्छा लड़का लड़की या अंतर्वैयक्तिक संबंध अवस्था। हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि दवा चोरी करके अपनी पत्नी की निगाह में अच्छा पति बन सकता है। इन बच्चों ने भी जो है 2 तरह के आंसर दिए थे। कुछ बच्चों ने कहा हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी क्योंकि वो अपनी पत्नी की नज़रों में अच्छा पति बन सकता है। तो ये अवस्था थी अच्छा लड़का या लड़की अंतर्वैयक्तिक अवस्था। अगर हमारा किसी कार्य को करने में हमारा खुद का कोई निजी फायदा नहीं है, हमें तो भी कर देना चाहिए अगर दूसरे लोगों की निगाह में हम हीरो या अच्छे बनते हैं। ठीक। दूसरा चरण है इसका कानून व्यवस्था या फिर आत्मनिर्भरता। भले ही किसी कार्य को करने से हमारी छवि अच्छी बनती हो तो भी उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वह कानून के खिलाफ है तो वह गलत है। अब जैसे कुछ बच्चों ने जो है उत्तर दिया कि हिंज भले ही दवा चुराकर अपनी पत्नी की निगाह में अच्छा पति बन सकता है, फिर भी उसे दवा चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर भी उसे दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है। चोरी करना अपराध है। अब देखो इस अवस्था में बच्चों ने 2 तरह के जो है उत्तर दिए। एक ने कहा उसको दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि वो अपनी पत्नी की निगाहों में जो है एक अच्छा पति बन जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा भले ही वो अपनी पत्नी की निगाह में अच्छा पति बन जाए लेकिन फिर भी उसको दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि चोरी करना एक अपराध है। तो इस स्तर पर लॉरेंस कोहलबर्ग के दूसरे स्तर पर जो है बच्चों में आत्मनिर्भरता और अनुकरण आता है। ध्यान रखना, अनुकरण वह आत्मनिर्भरता आती है। आत्मनिर्भरता आती है। ठीक है, अनुकरण दूसरे स्तर के पहले चरण पर, ठीक है, और आत्मनिर्भरता दूसरे स्तर के दूसरे चरण पर। अब अगला है हमारा तीसरी अवस्था
या फिर तीसरा स्तर। इसका नाम है उत्तर नैतिक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था, उत्तर रूढ़िवादी अवस्था। ये इस उम्र में जो है बच्चे, इस अवस्था में जो है बच्चों की उम्र होती है वो होती है 13 से 16 वर्ष के बीच, ठीक है ना। प्रथम स्तर में जो बच्चों की उम्र होती है वो 3 से 10 वर्ष के 3 से 10 वर्ष तक होती है बच्चों की, और दूसरे स्तर में 10 वर्ष से 13 वर्ष तक होती है, और तीसरे स्तर पर 13 वर्ष से 16 वर्ष होती है बच्चों की उम्र। इस अवस्था को भी जो है लॉरेंस ने दो चरणों में बांटा है। पहला है सामाजिक अनुबंधन अवस्था। भले ही कोई कार्य कानून के खिलाफ हो, पर अगर समाज के हित में हो तो भी उसे कर देना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे ने कहा भले ही कोई कार्य जो है कानून के खिलाफ हो, कानून उसके लिए सजा दे, लेकिन अगर वो समाज के हित में है तो भी उसे कर देना चाहिए। यानी इस अवस्था में जो है बच्चे अपना भला नहीं देख रहे हैं। भले ही कोई कार्य कानून के खिलाफ हो, पर अगर समाज के हित में हो तो उसे कर देना चाहिए। जैसे हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए या नहीं चुरा लेनी चाहिए। जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो बच्चों ने जो उत्तर दिया, भले ही चोरी करना कानूनी अपराध है, फिर भी हिंज को पत्नी फिर भी हिंज की पत्नी एक समाज की एक सदस्य है, समाज की एक सदस्य है और सभी सदस्यों का जीवन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हिंज को कानूनी अपराध होने के बाद भी दवा चुरा लेनी चाहिए, ठीक है। इस स्तर पर क्या होता है, इस स्तर पर बच्चों में जो है होता है कि तू मेरी बात मत बता, मैं तेरी बात नहीं बताऊंगा। ठीक है। अगला चरण है इनका सार्वभौमिक नैतिकता। अगर कोई कार्य समाज और कानून दोनों की निगाह में गलत है और फिर भी अगर मानवता की दृष्टि से सही है तो भी उसे कर देना चाहिए। कोई कार्य समाज और कानून दोनों की निगाह में गलत है, लेकिन मानवता इंसानियत की दृष्टि में सही है तो भी उसको कर देना चाहिए। जैसे हिंज की पत्नी की जगह किसी और की पत्नी भी बीमार होती तो भी जो है उसको दवा चुरा लेनी चाहिए थी, क्योंकि प्राणी की रक्षा करना ही सबसे बड़ी मानवता है। भले ही चोरी करना कानूनी अपराध हो, सामाजिक दृष्टि से दोनों ही गलत हैं, लेकिन दोनों ही सही हैं। दोनों गलत भी हैं और दोनों सही भी हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों में दूसरों का भला करने की चाहत ज्यादा होती है। दूसरों का भला हो, मेरा हो या ना हो, मेरा हो या ना हो। जैसे हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी, है ना, उसकी पत्नी तो उससे बच जाएगी, या किसी दूसरे की पत्नी भी बीमार है, कोई दूसरा व्यक्ति भी बीमार है तो भी हिंज को जो है दवा चुरा लेनी चाहिए थी, उसको दे देनी चाहिए थी। उसका तो भला हो गया, अब मेरा हो या ना हो, क्योंकि उसको तो अब दंड मिलेगा, उसने दवा चुराई है तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा ना। तो इसमें यही अवस्था होती है कि इसमें दूसरों का भला करने की प्रवृत्ति होती है बच्चों में। दूसरों का भला हो या मेरा हो या ना हो। तो दोस्तों अब हम नैतिक विकास के सिद्धांत के स्रोत के बारे में समझेंगे। इसका जो स्रोत लिया गया है, नैतिक विकास के सिद्धांत का जो स्रोत लिया गया है, यह सिद्धांत कोहलबर्ग की पुस्तक, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से लिया गया है। यह सिद्धांत किससे लिया गया है? द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये किसकी पुस्तक है? ये लॉरेंस कोहलबर्ग की पुस्तक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था में नैतिकता नहीं होती। देखिए नैतिकता तो होती ही नहीं है, कुछ भी गलत सही नहीं है उस अवस्था में, बस वो काम नहीं करना है जिसके लिए दंड मिले, क्या वो काम गलत ही क्यों ना हो, अगर वो काम गलत भी है तो भी उसे कर दो, बस उसके लिए दंड नहीं मिलना चाहिए। तो बच्चे की जो है सत्ता वो दंड पर निर्भर करती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, बिल्कुल जी, इनके सिद्धांत की आलोचना भी की गई, और वो किसने की? वो की थी गिलगिन ने। ठीक है, इसमें लिखा भी है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना गिलगिन ने की थी, क्योंकि उन्होंने अपने इस सिद्धांत में महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि गिलगिन मानते थे कि पुरुषों की नैतिकता में न्याय तथा स्त्रियों की नैतिकता में देखभाल अधिक होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपने इस सिद्धांत के लिए बच्चों को चुना था ना, वो 3 साल से 16 साल तक के बच्चे थे, और वो भी बालक थे, बालिका नहीं थी। उसमें जो है लड़कियां शामिल, इन्होंने लड़कियों को शामिल नहीं करा था, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना हुई। कोहलबर्ग मानते थे उनके सभी चरण सार्वभौमिक हैं,
जो दुनिया की सभी संस्कृतियों पर लागू होते हैं, जो कि संभव नहीं है। यही उनकी आलोचना है। कोलबर्ग यह भी मानते थे कि नैतिक तर्कना एवं नैतिक व्यवहार में गहरा संबंध है, जो कि हमेशा सच नहीं होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में सिर्फ 10 से 16 या 3 से 16 वर्ष के लड़कों को शामिल किया, इसलिए महिला नैतिकता पर ध्यान न देने के कारण उनकी आलोचना की गई। सीटेट का आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।